दोस्तों, बांग्लादेश की आज़ादी पर यूं तो कई फिल्में बनी है, लेकिन इस नए राष्ट्र के जन्म में भारत का कितना योगदान है इसे दिखाने में ये फिल्में असफल रही है। लेकिन अब एक और फिल्म आई है जिसने इस सारे प्रकरण को कुछ अलग तरीके से पेश किया है। फिल्म का नाम है पिप्पा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार युद्ध की त्रासदी पर बनी इस फिल्म का नाम ऐसा किस वजह से रखा गया है और आखिर क्या है बांग्लादेश बनने की असल कहानी, जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, पिप्पा एक बायोपिक है ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की कहानी पर। उन्होंने 1971 की जंग में शिरकत की थी। उसी दास्तान पर उन्होंने एक बुक लिखी थी, द बर्निंग चफीज, और फिल्म भी इसी किताब पर आधारित है। आइए अब जानते हैं आखिरकार बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ और क्या है इस फिल्म के नाम के पीछे की कहानी। दोस्तों, 1947 में आज़ादी मिलने के साथ जब भारत का बंटवारा हुआ तब दो पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसे अब पाकिस्तान के नाम से जानते हैं और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जिसे अब बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। वैसे तो दोनों पाकिस्तान की आपसी दूरी किलोमीटर में 2000 से ज्यादा और सांस्कृतिक रूप से उससे भी कई गुना ज्यादा थी। पश्चिमी पाकिस्तान की राजनीति में पंजाबी और उर्दू बोलने वालों का दबदबा था, वहीं पूर्वी पाकिस्तान बंगाली भाषी था। पाकिस्तान बनने के बाद से ही भाषा और संस्कृति का ये अंतर खाई में तब्दील होने लगा था। मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित सरकार पूर्वी हिस्से में हर तरह से अनदेखी किया करती थी, चाहे वो आर्थिक मामला हो या उनकी राजनीतिक मांगे। 1969 में जनरल याहिया खान ने फील्ड मार्शल अयूब खान से पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और अगले साल चुनाव का ऐलान कर दिया गया। ये आजाद पाकिस्तान के सही मायने में पहले चुनाव थे। 1970 में हुए इन चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 162 में से 160 सीटें जीत ली। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान की 138 में 81 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहुमत रहमान के पास था और उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य शासन ने ऐसा होने नहीं दिया। भुट्टो ने कई हफ्तों तक मुजीबुर रहमान से बातचीत की, पर जब कुछ हल नहीं निकला तो याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादतियां शुरू कर दी। मार्च 1971 तक आवामी लीग का कार्डर सड़कों पर था, प्रदर्शन हो रहे थे, हड़तालें चल रही थी। पाकिस्तान की सेना खुलेआम बर्बरता कर रही थी। उस समय हमूदुर रहमान कमीशन ने मौतों का आंकड़ा करीब 26,000 बताया था। लाखों लाख शरणार्थी शरण पाने के लिए भारत चले आए थे। भारत ने शुरुआत से ही अपना समर्थन आवामी लीग और मुजीबुर रहमान को दिया था। पाकिस्तानी सेना की कार्यवाही के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सीधे दखलंदाजी करने का फैसला नहीं लिया। हालांकि भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने पूर्वी पाकिस्तान के ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभाल ली थी। 15 मई 1971 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया और इसके तहत मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग, हथियार, पैसा और साजो सामान की सप्लाई मुहैया कराना शुरू किया। मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान की मिलिट्री, पैरामिलिट्री और नागरिकों की सेना थी। इसका लक्ष्य गुरिल्ला युद्ध के जरिए पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी था। 1971 का युद्ध शुरू होने से पहले तक पीएम इंदिरा गांधी कई पहलुओं पर रणनीति बना चुकी थी। उन्होंने अपने मिलिट्री जनरल्स को पूरी तरह छूट दी थी कि वो मुक्ति वाहिनी को अपनी तरीके से तैयार करे और साथ ही खुद भी तैयार थी आने वाले कूटनीतिक संकट के लिए। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी सूरत में भारत युद्ध शुरू करे, और यही गलती कर गई पाकिस्तानी एयरफोर्स। उन्होंने भारत पर हमले शुरू कर दिए। हमले के दौरान इंदिरा गांधी कलकत्ता में थी। वो जल्दी दिल्ली पहुंची और देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम पर एक युद्ध थोपा गया है। इन शब्दों से हमें इंदिरा की कूटनीति की एक झलक मिलती है। कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर हवाई हमला किया है। मैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करती हूँ। जय हिंद। भारत का 1971 युद्ध जीतना इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि इंदिरा के अपने सैन्य चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर पूरा भरोसा था। अप्रैल 1971 में इंदिरा पूर्वी पाकिस्तान के हालात देखते हुए कुछ सैन्य कदम उठाना चाहती थी, लेकिन मानेकशॉ ने इंदिरा के मुंह पर इसके लिए मना कर दिया था।
एक कैबिनेट बैठक के दौरान मोनिक्सो से इंदिरा ने कुछ करने के लिए कहा था, जिसके जवाब में फील्ड मार्शल ने कहा कि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। मोनिक्सो ने इंदिरा को चीन के हमले की आशंका, मौसम की वजह से बाधाओं और ऐसे में सेना की सीमाओं की जानकारी दी और उनसे कुछ समय मांगा। इंदिरा गांधी ने उन पर भरोसा किया। इंदिरा गांधी की रणनीति थी कि युद्ध छोटा हो, लेकिन लंबा खिंचता है तो दुनिया को पहले से ही पाकिस्तान की करतूत पता होनी चाहिए। इसके लिए मार्च से अक्टूबर 1971 तक इंदिरा गांधी ने दुनिया के कई नेताओं को खत लिखकर भारत की सीमा पर चल रहे हालात की जानकारी दी। गांधी ने 21 दिन का जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और अमेरिका का दौरा भी किया था। हर जगह इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे नरसंहार का जिक्र किया। भारत उस समय जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति से चलता था। हालांकि भारत और सोवियत रूस की नजदीकी जग जाहिर थी, लेकिन फिर भी इसे उसके गुट में होना नहीं कहा जा सकता था। फिर भी जब 1971 में इंदिरा यूएसएसआर पहुंची तो तत्कालीन राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेजनेव ने इंदिरा को आश्वासन दिया कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो सोवियत रूस उनके साथ होगा। इसके उलट अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का इंदिरा के साथ व्यवहार काफी रूखा और अशिष्ट था। निक्सन और उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पहले ही भारत के खिलाफ थे। इंदिरा ने इसे भी कूटनीति से जीता और संबोधन का मौका मिलने पर सीधे अमेरिकी लोगों को पूर्वी पाकिस्तान की व्यथा सुना डाली। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ तो निक्सन ने अमेरिका की 7वीं फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। इस फ्लीट में दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप शामिल था। निक्सन का अंदाजा था कि भारत इस कदम से घबरा जाएगा और पाकिस्तान पर भारत की कार्यवाही में कुछ ढील आएगी, लेकिन भारत घबराया नहीं और सोवियत रूस से इंडो सोवियत सुरक्षा समझौते का एक प्रावधान सक्रिय करने के लिए कहा। इस प्रावधान के मुताबिक भारत पर हमला रूस पर हमला माना जाता। रूस ने इस निवेदन को स्वीकार किया और व्लादिवोस्तोक से अपनी एक फ्लीट बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दी। रूस की फ्लीट में भी अमेरिका की तरह परमाणु हथियार शामिल थे। ब्रिटिश नेवी का भी एक समूह भारतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा था। इसे अमेरिका ने अपनी मदद और भारतीय नेवी को घेरने के लिए बुलाया था, लेकिन रूस की फ्लीट को देखकर ब्रिटिश नेवी वापस चली गई थी और अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाया। रूस ने अपनी फ्लीट 13 दिसंबर 1971 को भेजी थी और 3 दिन बाद युद्ध का फैसला होने वाला था। 16 दिसंबर 1971 युद्ध शुरू होने के 13 दिन बाद पाकिस्तानी सेना की पूर्वी कमांड के इंचार्ज जनरल ए खान नियाजी ने ढाका को सरेंडर कर दिया था। नियाजी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर भारतीय सेना के पूर्व कमांड इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा को सौंपकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था। इस घटना की तस्वीर भारत के पराक्रम की गवाह बनी थी। अब आते हैं इस फिल्म के नाम पर। फिल्म पिप्पा का नाम टैंक PT-76 पलावूसी टंका, पानी और जल दोनों में चलने वाला टैंक के आसपास की एक घटना से लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय सेना इस तरह के टैंक से परिचित नहीं थी क्योंकि उन्हें नदी वाली जगह कभी जंग नहीं लड़ी थी। इस टैंक की डिजाइन नाव की तरह थी जिसमें 3 क्रू मेंबर सवार हो सकते थे। इसे 1965 के युद्ध के बाद 45 कैवलरी को आवंटित किया गया था और इसे नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय किया गया था। वहीं पर सैनिकों को इसका कमाल दिखाया गया। देखने वाले सैनिक ज्यादातर पंजाब से थे। एक जेसीओ जो कि उस समय माइक के बगल में खड़े थे, इसे पानी पर तैरता देखकर सरप्राइज हो गए और उनके मुंह से निकल गया कि पिप्पा 83। आपको बता दें कि गांव में आज भी घी के बड़े डिब्बे को पिप्पा कहा जाता है। उस सेरेमनी में करीब 1000 दर्शक थे और ये सुनकर सभी ठहाके लगाने लगे। हंसने वालों में से मेजर जनरल और सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। जल्द ही पिप्पा को सैन्य शब्दावली और रेजिमेंट के लिए कोड वर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि PT-76 1971 की जंग में जीत का अहम कारण था। इसने नदी और पानी भरे इलाकों में आसानी से आवाजाही की और जंग जीतने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों इस समय पूरी दुनिया में जंग का माहौल बना हुआ है। एक समय रूस को भी लगा था कि वो यूक्रेन को सिर्फ 10 दिन में कब्जा लेंगे, लेकिन वो आज तक भी यूक्रेन को कब्जाने में मशक्कत कर रहे हैं। दोस्तों पूरी दुनिया के जंगी माहौल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।